नमस्कार मित्रांनो, मी गोपाळ कुलकर्णी. आपण पाहत आहात माध्यम वृत्त. माध्यम वृत्तमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे. नुकताच लोकसभेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केलेला होता. तो रद्द करण्यात आलेला आहे. अविश्वास प्रस्ताव विरोधकांनी कशासाठी दाखल केला होता हे न उलगडणारे कोडेच होते असे म्हणावे लागेल. जर त्यांना या अविश्वासासंदर्भामध्ये चर्चाच करायची नव्हती किंवा त्यांना या अविश्वास प्रस्तावाच्या दरम्यान देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण ऐकायचेच नव्हते, विरोधकांना सभात्याग करायचाच होता, तर मग त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव कशासाठी दाखल केला, असे एक ना अनेक प्रश्न सध्या विचारले जात आहेत. मणिपूरमध्ये गेल्या अनेक महिन्यापासून उसळलेला आगडोम, उसळलेली आग या संदर्भामध्ये विरोधक सातत्याने लोकसभेमध्ये पंतप्रधानांनी येऊन भाषण करावे, आपले मत प्रदर्शन करावे अशी मागणी करत होते. 2 दिवसापूर्वी देशाचे गृहमंत्री अमित भाई शहा यांनी जवळपास 2 तास किल्ला लढवून मणिपूर संदर्भामध्ये आणि विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या इतर प्रश्नासंदर्भामध्ये मतप्रदर्शन केले होते. त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्टपणे मांडली होती. यावर विरोधकांचे समाधान व्हायला हवे होते, परंतु विरोधक एका मुद्द्यावर अडून बसले होते की देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येऊन आपली भूमिका स्पष्ट करावी. नरेंद्र मोदी लोकसभेत आले आणि त्यांनी नेहमीच्या पद्धतीने बॅटिंग करून विरोधकांची विकेट काढली असेच म्हणावे लागेल. विरोधकांनी केलेल्या सर्व प्रश्नांना नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीमध्ये उत्तर देत विरोधकांची चिडीचूप केली. मणिपूर या संदर्भामध्ये नरेंद्र मोदी यांनी विस्ताराने आपली भूमिका स्पष्ट केली. काय म्हणाले नरेंद्र मोदी हे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. पण या संदर्भामध्ये नरेंद्र मोदी यांनी एक मुद्दा उपस्थित केलेला आहे, देशाला संबोधित केलेला आहे, की ते म्हणजे 5 मार्च 1966 रोजी तत्कालीन त्यावेळेसचे देशाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मिझोराममध्ये भारतीय सैन्याच्या ह्याच्यावर हवाई हल्ले करून तेथील निष्पाप नागरिकांना मारले होते. अशा अनेक प्रकारच्या मणिपूरच्या संदर्भामध्ये, मिझोरामच्या संदर्भामधल्या बाबी पंतप्रधानांनी देशासमोर आणून विरोधकांची बोलतीच बंद केली. वास्तविक पाहता पंतप्रधान काय म्हणत होते किंवा पंतप्रधान बोलत होते ते विरोधकांनी ऐकून घ्यायला हवे होते. असे न करता त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणामध्ये वारंवार व्यत्यय आणला आणि ज्यावेळेस ते बोलायला उभे राहिले त्यावेळेस काही मिनिटानंतर विरोधकांनी सभात्याग देखील केला. विरोधकांनी सभात्याग करून काय साध्य केले हे त्यांनाच माहीत, परंतु विरोधकांनी केलेल्या सभात्यागाबद्दल त्यांच्यावर कडाडून टीका होत आहे. आणि नेहमीच्या शैलीमध्ये पंतप्रधानांनी विरोधकांना उत्तर देऊन या लोकसभेमध्ये त्यांनी आपली चुणूक दाखवून दिली आहे. विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव कशासाठी दाखल केला होता आणि त्यांनी काय साध्य केले हे याचे उत्तर विरोधकच देऊ शकतात. चला तर आपण या व्हिडिओमध्ये
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मणिपूरच्या संदर्भामध्ये आणि एकंदर काँग्रेसच्या संदर्भामध्ये काय म्हणाले ते या व्हिडिओमध्ये आपण पाहूया. आदरणीय अध्यक्ष जी, और कांग्रेस का मां भारती के प्रति प्रेम क्या रहा है, भारत के वासियों के प्रति प्रेम क्या रहा है, एक सच्चाई बड़े दुख के साथ मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं. ये पीड़ा वो नहीं समझ पाएंगे. मैं नॉर्थ ईस्ट के चप्पे चप्पे पर घुमा हुआ व्यक्ति हूं और राजनीति में कुछ नहीं था तब भी अपने पैर वहां घिसता था. मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है उस क्षेत्र के प्रति, इनको अंदाज नहीं है. माननीय अध्यक्ष जी, मैं 3 प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूं सदन के सामने और बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं. देशवासी भी सुन रहे हैं. पहली घटना 5 मार्च 1966. 5 मार्च 1966. इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था. और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था. कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी क्या? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे क्या? क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? 5 मार्च 1966 वायुसेना से हमला करवाया गया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया गया. और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मिजोरम में 5 मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है. उस दर्द को मिजोरम भूल नहीं पा रहा है. कभी इन्होंने मरहम लगाने की कोशिश नहीं की है. घाव भरने का प्रयास तक नहीं किया है. कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है. और कांग्रेस ने इस सच को देश के सामने छिपाया है. दोस्तों, ये सत्य देश से उन्होंने छिपाया है कि अपने ही देश में वायुसेना से हमला करवाना. कौन था उस समय? इंदिरा गांधी. अकाल तख्त पर हमला हुआ है तो अभी भी हमारी स्मृति में है. उनको मिजोरम में उसके पहले ही आदत लग गई थी और इसलिए अकाल तख्त पर हमला करने तक वो पहुंचे थे, मेरे ही देश में. और यहां हमें उपदेश दे रहे हैं. आदरणीय अध्यक्ष जी, नॉर्थ ईस्ट में वहां के लोगों के विश्वास की इन्होंने हत्या की है. वो घाव किसी न किसी समस्या के रूप में उभर करके आते हैं. उन्हीं के कारनामे हैं. आदरणीय जी, मैं दूसरी घटना का वर्णन करना चाहता हूं और वो घटना है 1962. 1962 का वो खौफनाक रेडियो प्रसारण आज भी शूल की तरह नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चुभ रहा है. पंडित नेहरू ने 1962 में जब देश के ऊपर चाइना का हमला चल रहा था, देश के हर कोने में लोग अपनी रक्षा के लिए भारत से अपेक्षा करके बैठे थे. उनको कोई मदद मिलेगी, उनकी जान माल की रक्षा होगी, देश बच जाएगा. लोग अपने हाथों से लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए थे. ऐसी विकट घड़ी में दिल्ली के शासन पर बैठे हुए
और उस समय पर एकमात्र जो नेता हुआ करते थे, पंडित नेहरू ने रेडियो पर क्या कहा था? उन्होंने कहा था, माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ आसाम। ये हाल करके रखा था उन्होंने। वो प्रसारण आज भी असम के लोगों के लिए एक नस्तर की तरह चूपता रहता है। और किस प्रकार से उस समय नेहरू जी ने उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ जीने के लिए मजबूर कर दिया था। ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी यहां चले गए लोहियावादी, उनको मैं भी सुनाना चाहता था। जो लोग अपने आप को लोहिया जी का वारिस कहते हैं और जो कल सदन में बड़े उछल उछल करके बोल रहे थे, हाथ लंबे चौड़े करने की कोशिश कर रहे थे, लोहिया जी ने नेहरू जी पर गंभीर आरोप लगाया था और लोहिया जी ने कहा था, और वो आरोप था कि जानबूझकर नेहरू जी नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं कर रहे, जानबूझ करके नहीं कर रहे। और लोहिया जी के शब्द थे, ये कितनी लापरवाही वाली और कितनी खतरनाक बात है। लोहिया जी के शब्द हैं, ये कितनी लापरवाही वाली और कितनी खतरनाक बात है। 30,000 स्क्वायर मील से बड़े क्षेत्र को एक कोल्ड स्टोरेज में बंद करके उसे हर तरह के विकास से वंचित कर दिया गया है। ये लोहिया जी ने नेहरू पर आरोप लगाया था कि नॉर्थ ईस्ट के लिए तुम्हारा रवैया क्या है। ये कहा था। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के हृदय को, उनकी भावनाओं को आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की है। मेरे मंत्रिपरिषद के 400 मंत्री रात्रि निवास करके, और अकेले स्टेट हेडक्वार्टर पर नहीं, डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर, और मैं स्वयं 50 बार गया। ये आंकड़ा नहीं है सिर्फ, ये साधना है, ये नॉर्थ ईस्ट के प्रति समर्पण है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे।
वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिन्हें देश के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं। इन लोगों को देश के परिश्रम पर विश्वास नहीं है, देश के पराक्रम पर विश्वास नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार के अगले टर्म में, तीसरे टर्म में, भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, अब देश के भविष्य पर थोड़ा सा भी भरोसा होता जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम आने वाले 5 साल में, नए तीसरे टर्म में, हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे। तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता? वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ। ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। लेकिन या वो कुछ सुझाव दे सकते थे, ये कुछ सुझाव दे सकते थे, या फिर कहते हम चुनाव में जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं, हम तो 1 नंबर पे लेके आएंगे और ऐसे ऐसे लेके कुछ तो करते यार। लेकिन हमारे विपक्ष की त्रासदी ये है, और उनके राजनीतिक विमर्श पर गौर कीजिए। कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? अब देखिए कितना कल्पना दारिद्र्य है। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी क्या अनुभवताहीन बातें सुनने को मिल रही है जी। क्या कहते हैं ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंचने कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है तीसरे नंबर पे। बताओ, मुझे लगता है कि इसी सोच के कारण वो सोते रहे इतने सालों तक, तो अपने आप होने वाला है। वो कहते हैं बिना कुछ किए तीसरे पहुंच जाएंगे, और कांग्रेस की माने अगर सब कुछ अपने आप ही हो जाने वाला है, इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है, और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है। और इसलिए सोए सोए तब हो जाएगा, यही एक आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वजह है कि कांग्रेस के शासन में भारत गरीबी और गरीबी को बढ़ाता गया। 1991 में देश कंगाल होने की स्थिति में था। कांग्रेस के शासनकाल में अर्थव्यवस्था दुनिया के क्रम में 10, 11, 12 इसके बीच में झोले खाती थी, झूलती रही थी। लेकिन 2014 के बाद भारत ने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली। कांग्रेस के लोगों को लगता होगा कि ये कोई जादू से लकड़ी से हुआ है, लेकिन मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष,
रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, एक निश्चित आयोजन, प्लानिंग और कठोर परिश्रम की पराकाष्ठा, और इसी की वजह से आज देश इस मुकाम पर पहुंचा है। और ये प्लानिंग और परिश्रम की निरंतरता बनी रहेगी। आवश्यकता अनुसार उसमें नए रिफॉर्म होंगे और परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरह ताकत को लगाया जाएगा, और परिणाम ये होगी कि हम तीसरे नंबर पर पहुंच के रहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश का विश्वास मैं शब्दों में भी प्रकट करना चाहता हूं, और देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडल्यास माध्यम वृत्त या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. मी गोपाळ कुलकर्णी, माध्यम वृत्त सेवा.